नमस्कार। आज आपको पेनिसिलियम में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन करेंगे। तो पेनिसिलियम में जो लैंगिक जनन होता है वो ऊगेमस प्रकार का होता है। इसकी लगभग सभी जातियाँ समजालिक प्रकार की यानी होमोथैलिक होती है और इनके अंदर जो पूंधानी लैंगिक जनन की क्रिया के अंदर जो ऊगेमस प्रकार का लैंगिक जनन है तो एक जनन जो नर जनानंग पूंधानी के रूप में और मादा जनानंग एस्कोगोनियम के रूप में पाए जाते हैं। ये दोनों जनानंग एक ही कवक तंतु पर या फिर कुछ जातियों में उसी कवक जाल के दो समीपस्थ तंतुओं पर विकसित होते हैं। एस्कोगोनियम कवक तंतु की किसी भी कोशिका के एस्कोगोनियम का जो निर्माण होता है वो किस तरह से होता है, तो एस्कोगोनियम कवक तंतु की किसी भी कोशिका से उदग्र एक कोशिकीय शाखा के रूप में विकसित होता है और प्रारंभिक अवस्था में यह एक कोशिकीय होता है, परंतु इसकी लंबाई में वृद्धि के साथ साथ इसका केंद्रक भी समसूत्री विभाजन करके 32 से 64 पुत्री केंद्रक बनाते हैं। और ये जो एस्कोगोनियम का निर्माण होता है ये बहुकेंद्र की संरचना होती है और परिपक्व एस्कोगोनियम बहुकेंद्र की संरचना के रूप में पाया जाता है या पेनिसिलियम में बहुकेंद्र की एस्कोगोनियम होता है। एस्कोगोनियम के परिवर्धन के साथ ही साथ निकट ही अन्य कवक तंतु से एक पूंधानी की शाखा उत्पन्न होती है और यह पतली शाखा एस्कोगोनियम के चारों ओर कुंडलित हो जाती है। मतलब एक पतली शाखा कवक तंतु जो है एक कवक तंतु से पूंधानी एक पतली शाखा के रूप में निकलती है और एस्कोगोनियम को चारों ओर से कॉइल्ड कर लेती है, कुंडलित हो जाती है और इसका शीर्ष भाग फूल जाता है और एक शीर्ष भाग फूलने के साथ ही उसके अंदर एक सेप्टा का निर्माण हो जाता है और सेप्टा का निर्माण होने से ये शेष तंतु से अलग हो जाता है और इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। तो इस तरह से जो पूंधानी का निर्माण होता है वो इस तरह होकर और ये एक केंद्र की गुंबदाकार संरचना के रूप में पूंधानी बन जाती है। अब एंथीरिडिया और एस्कोगोनियम दोनों के बनने के बाद निषेचन की क्रिया किस तरह से होगी, तो यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया होगी पेनिसिलियम में, तो पूंधानी का शीर्षस्थ भाग जो एस्कोगोनियम के संपर्क में रहता है, जो उसको कॉइल्ड किए हुए है, तो उसके संपर्क में जो भाग रहेगा जहाँ पर उसका केंद्रक प्रवेश, जहाँ पर केंद्रक पाया जा रहा है वो स्थान से जहाँ पर वो मिलता है एस्कोगोनियम से, तो वो मिलने वाली जो भित्ति होती है उनकी संपर्क भित्ति विलीन हो जाती है और जिसके फलस्वरूप एक छिद्र बन जाता है और इस छिद्र से पूंधानी व एस्कोगोनियम का जीवद्रव्य संपर्क में आ जाता है और नर का केंद्रक एस्कोगोनियम में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जीवद्रव्य का संलयन होता है, अभी केंद्रक का संलयन नहीं होता है। कुछ जातियों में एस्कोगोनियम के अंदर इसका केंद्रक प्रवेश कर जाता है और यहाँ पर अभी प्रवेश करेगा लेकिन संलयन नहीं होगा और कुछ में केंद्रक हासित हो जाता है और जब हासित हो जाएगा उस अवस्था में क्या होगा कि एस्कोगोनियम में जो केंद्रक उपस्थित है वो आपस में पेयर बना लेंगे। तो एस्कोगोनियम के ही दोनों केंद्रक यहाँ पर पेयर बना लेते हैं, लेकिन कुछ जातियों में जहाँ पर कि पूंधानी का केंद्रक उसमें प्रवेश कर जाता है तो वहाँ पर एक मादा का केंद्रक होगा और दूसरा नर केंद्रक होगा, लेकिन इनमें अभी संयोजन नहीं होगा और ये दोनों केंद्रक आपस में यहाँ पर दोनों केंद्रक फिर पाए जा रहे हैं। इस स्थिति को हम कहेंगे डाइकैरियन। इसके बाद इनमें जो पेयरिंग की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर अब कई सारे कॉन्जुगेट डिवीज़न होंगे। कॉन्जुगेट डिवीज़न मतलब कि ये जो केंद्रक युग्म बने हैं इनमें कई सारे दोनों केंद्रकों में साथ ही साथ विभाजन होता जाएगा, जिसके कारण कि इसके अंदर कई सारे केंद्रक, दोनों मादा केंद्रक और नर केंद्रक दोनों कई सारे बन जाएंगे और इनके बनने के साथ ही यहाँ पर सेप्टा का निर्माण हो जाएगा। सेप्टा के निर्माण होने से ये सेलुलर संरचना बन जाती है और प्रत्येक कोशिका के अंदर दो केंद्रक युग्म पाए जाते हैं। इन दो केंद्रक युग्मों में से एक मादा केंद्रक होगा, एक नर केंद्रक होगा। जहाँ पर पूंधानी का केंद्रक प्रवेश करता है उस स्थिति में, और जहाँ पर जिन जातियों में पूंधानी का केंद्रक प्रवेश नहीं कर पाता है एस्कोगोनियम में, वहाँ पर
एस्कोगोनियम की ही दो केंद्रक आपस में डाइकैरियन बनाते हैं। एस्कोगोनियम की कुछ द्विकेंद्रीय कोशिकाओं से अब क्या होगा, जो डाइकैरियन बना उसके बाद क्या होगा कि एस्कोगोनियम की जो कुछ द्विकेंद्रकीय कोशिकाएं हैं उनसे एस्कोजीनस हाइफी उत्पन्न होंगे, और ये एस्कोजीनस हाइफी जो होंगे वो बहुकेंद्रकीय होंगे, और प्रत्येक कोशिका इसकी और इनकी प्रत्येक कोशिका जो होगी वो द्विकेंद्रकीय होगी। अब ये जो एस्कोजीनस हाइफी होते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, एस्कोजीनस हाइफी बनने के बाद जो यहाँ पर निषेचन की क्रिया में अब एस्कोजीनस हाइफी बने, उसके बाद क्या होगा कि ये एस्कोजीनस हाइफी जो है इनकी शीर्षस्थ कोशिका के मुड़ने से एक हुक के समान संरचना बन जाती है, जिसको हम कहेंगे क्रोजियर। अब यहाँ पर क्या होगा, एस्कोजीनस हाइफी बनने के साथ ही यहाँ पर एस्कस का निर्माण होता है। तो ये एस्कस का निर्माण किस तरह से हुआ वो हम देख रहे हैं। तो एस्कोजीनस हाइफी की शीर्षस्थ कोशिका के मुड़ने से एक हुक के समान संरचना बन जाती है, जिसे क्रोजियर कहते हैं। और इस क्रोजियर कोशिका के अंदर दोनों केंद्रक इस तरह से विभाजित होते हैं कि प्रत्येक कोशिका का एक पुत्री केंद्रक हुक के मोड़ पर होता है। अब दो सेप्टा का दोनों केंद्रक विभाजित होंगे तो एक केंद्रक जो होगा वो हुक के मोड़ पर होगा। अब दो सेप्टा का निर्माण, दो वर्टिकल सेप्टा का निर्माण हो जाता है, जिससे कि 3 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर आधारीय कोशिका, शीर्षस्थ कोशिका, ये दोनों एक एक केंद्रीय होंगी, और उपांतिम कोशिका जो ऊपर की तरफ, मतलब आधारीय और शीर्षस्थ के ऊपर की तरफ बीच में इनके जो होगी उसको उपांतिम कोशिका या पेन्युल्टिमेट कोशिका कहते हैं। ये द्विकेंद्र की होती है। और इन उपांतिम कोशिका, अब ये जो उपांतिम कोशिका जो बनी है ये एस्कस मदर सेल की तरह कार्य करेगी। और ये एस्कस मदर सेल जो बनी, अब यहाँ पर क्या होगा, जो 2 केंद्रक हैं इनके अंदर संलयन होगा और एक द्विगुणित केंद्रक बन जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कैरियोगेमी की एस्कस मदर सेल के अंदर दोनों केंद्रक का संलयन हो गया, यानी कि कैरियोगेमी की प्रक्रिया हो गई और द्विगुणित केंद्रक का निर्माण हो गया। अब एस्कस मदर सेल की लंबाई जैसे ही द्विगुणित केंद्रक बनता है, इसकी लंबाई शीघ्र ही बढ़ने लग जाती है और एक मुग्धाकार एस्कस के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है। अब ये द्विगुणित केंद्रक का जो प्रथम विभाजन है, द्विगुणित केंद्रक का प्रथम विभाजन जो है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि इनके 4 केंद्रक बनते हैं। और अब इसके अंदर एक समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि 8 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक केंद्रक कायांतरण के द्वारा, मतलब अब ये जो केंद्रक बने हैं इन केंद्रक के अंदर क्या होगा, ये केंद्रक जो है ये 8 एस्कोबीजाणु का निर्माण हो जाता है इन प्रत्येक केंद्रक से। तो इन केंद्रक के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होने लग जाता है और पतली भित्ति का निर्माण होने लग जाता है। और पतली भित्ति के निर्माण हो जाने के साथ ही 8 एस्कोबीजाणु का निर्माण हो जाता है। और जो बचा हुआ, जो इनके अंदर जो बचा हुआ साइटोप्लाज्म होता है उसको एपीप्लाज्म कहते हैं। और ये एपीप्लाज्म इन एस्कोबीजाणु के पोषण के काम आता है। और बीजाणु की इस तरह से जो बनने की प्रक्रिया होती है, इसको हम कहते हैं मुक्त कोशिका निर्माण या फ्री सेल फॉर्मेशन कहते हैं। अब प्रत्येक एस्कोबीजाणु जो होता है वो गोलाकार होता है, दीर्घवृत्तीय होता है और मसूराकार होता है। और प्रत्येक एस्कस के अंदर 8 एस्कोबीजाणु का निर्माण होता है। और ये 8 एस्कोबीजाणु में से 4 एक प्रभेद के होते हैं और दूसरे जो 4 हैं वो दूसरे प्रभेद के होते हैं। अब जो एस्कस का जो फॉर्मेशन है ये एक फ्रूटिंग बॉडी के उसमें होता है। तो ये फ्रूटिंग बॉडी किस तरह से, यहाँ पर एस्कोकार्प कहते हैं जिसको, इस एस्कोकार्प का निर्माण किस तरह से होता है, तो इस एस्कोकार्प का निर्माण एस्कोजीनस हाइफी के परिवर्धन के साथ ही, जैसे एस्कोजीनस हाइफी में क्रोजियर का निर्माण होगा और एस्कस का फॉर्मेशन होता है, तो इसके साथ ही यहाँ पर परिवर्धन के साथ ही जनानंग के चारों ओर जो स्टेराइल कोशिकाएं होती, वंध्य कोशिकाएं, वंध्य कवक तंतु होते हैं, वो मिलकर एक बहुस्तरीय आवरण बनाते हैं
और इस बहुस्तरीय आवरण को हम कहते हैं, मतलब जो एंथीरिडियम और एस्कोगोनियम से जो एस्कोजिनस हाइफी वाली संरचना बनती है और यहाँ पर जब फ्यूज़न होता है और एस्कस का फॉर्मेशन होता है, उसके चारों तरफ पेरिडियम का फॉर्मेशन, मतलब जो स्टेराइल हाइफी हैं वो सब मिलकर एक बहुस्तरीय आवरण बना लेते हैं, इसको हम पेरिडियम कहते हैं। और पेरिडियम से परिबद्ध एस्कोगोनियम, पूंधानी एस्कोजिनस हाइफी तंतुओं के संयुक्त होने से ये संरचना बनती है, इसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। ये एक बंद संरचना होती है और इसे हम क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम है क्लिस्टोथीसियम। एस्कोकार्प में एस्कस अनियमित रूप से वितरित रहते हैं और परिपक्व होने पर ये एसाई की भित्ति गल जाती है और जिसके फलस्वरूप एस्को बीजाणु क्लिस्टोथीसियम में जो पोषक द्रव्य है उसके अंदर तैरते रहते हैं। अब ये पोषक द्रव्य पेरिडियम की भीतरी परतों के हासित होने से, अब क्लिस्टोथीसियम में पोषक द्रव्य कहाँ से आया, तो पोषक द्रव्य जो आया वो कहाँ से, उसकी क्लिस्टोथीसियम की जो भीतरी परतें हैं वो धीरे धीरे हासित होने लगती है और उनके हासित होने से एक पोषक द्रव्य, एक लिक्विड वहाँ पर बन जाता है जिसको हम पोषक द्रव्य कहते हैं। और ये पोषक द्रव्य में ये तैरते रहते हैं इसको बीजाणु, और धीरे धीरे जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं क्लिस्टोथीसियम की भित्ति गलने लगती है और एस्को बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम कि पेनिसिलियम का आर्थिक महत्व क्या है। तो पेनिसिलियम एक बहुत महत्वपूर्ण कवक है। इससे एक पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था। इससे इस पेनिसिलियम के द्वारा, इसकी अलग अलग जातियों के द्वारा कई तरह के एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक पदार्थ प्राप्त किए गए हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बी। ये टेबल में आप देख सकते हो, ये टेबल में आप देख सकते हो कि इस टेबल के अंदर, इस टेबल में आप पेनिसिलियम नोटेटम इसमें बताया गया है, एक तरफ प्रतिजैविक पदार्थ लिखे हुए हैं, एक तरफ कवक लिखी हुई है। तो किस कवक से, तो जो पेनिसिलियम नोटेटम है उससे पेनिसिलिन बी, पेनिसिलियम स्पाइनुलोसम इससे स्पाइनुलोसिन, पेनिसिलियम जेनसेनी इससे ग्रीसियोफल्विन, पेनिसिलियम साइट्रिनिन और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से आइसोपेनिसिलिन एन प्रकार की एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती है। पेनिसिलियम की कुछ जातियों से महत्वपूर्ण पिगमेंट्स का संश्लेषण होता है, जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हो पेनिसिलियम साइक्लोपियम, ये संतरे जैसे कलर का होता है और एमोडिक एसिड का निर्माण होता है इसके द्वारा। पेनिसिलियम फोनिशियम, फोनिसिन नाम का वर्णक इससे प्राप्त होता है और ये पीला, लाल या बैंगनी कलर का होता है। पेनिसिलियम सीरिनम साइट्रिनिन नाम का वर्णक प्राप्त होता है, ये पीले कलर का होता है। स्पाइनुलोसिन नाम का वर्णक पेनिसिलियम स्पाइनुलोसम के द्वारा प्राप्त होता है और ये नीला बैंगनी रंग का होता है। इसके बाद आते हैं हम कि पनीर उद्योग में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मूल्यवान स्वादिष्ट पनीर जैसे कि रॉकफोर्ट व कैम्बर्ट पेनिसिलियम रॉकफोर्टी और पेनिसिलियम कम्बोर्टी से बनाए जाते हैं। कार्बनिक अम्लों के संश्लेषण में भी पेनिसिलियम का बहुत उपयोग होता है। तो पेनिसिलियम की कुछ जातियों से साइट्रिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड आदि का निर्माण किया जाता है। अल्कोहल के संश्लेषण में भी पेनिसिलियम की कुछ जाति काम आती है, जैसे पेनिसिलियम पेटुलम जेंटिसिल अल्कोहल बनाने में काम में आता है। इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, हानिकारक प्रभाव भी है, जैसे फूड पदार्थों का विनाश पेनिसिलियम की कई जातियों के द्वारा होता है, जैसे कि पेनिसिलियम डिजिटेटम, पेनिसिलियम एक्सपॉन्सम या पेनिसिलियम ग्लौकन, ये भोज्य पदार्थों को नष्ट करते हैं। कागज़ व चमड़े की वस्तुओं को भी इसकी कुछ जातियां हानि पहुंचाती हैं। कागज़ और चमड़े की कीमती वस्तुओं को पेनिसिलियम की कुछ जातियां नष्ट करती हैं, जैसे पेनिसिलियम परप्यूरोजिनम, ये चमड़े की वस्तुओं को नष्ट करता है। इमारती कास्ट को हानि पहुंचाते हैं। पेनिसिलियम डाइवेरिकेटम जो है वो
काष्ठीय लकड़ी को नष्ट करता है और इसके संक्रमण से लकड़ी पर पीले पीले धब्बे बन जाते हैं। इस प्रकार से प्रतिजैविक पदार्थों की प्राप्ति के लिए पेनिसिलियम एक महत्वपूर्ण कवक है। धन्यवाद।